हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है। यानी कि आपने बुक के अंदर जब लेसन पढ़ा है तो वहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से कनेक्ट किया मिलेगा। यहाँ पर बैटरी ऐड की गई और यहाँ पर एक की ऐड कर रखी होगी, तो इस तरह का सर्किट आपको मिलेगा। क्लियर। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए क्लोज्ड पाथ। ये एक बंद रास्ता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इसके अंदर हम अपने डिवाइसेस को ऐड करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब ऐड किया है, ठीक है, तो हम स्विचिंग भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बैटरी से आ रही है तो बैटरी कनेक्ट करेंगे। अगर आपके घरों में जैसे आती है ट्रांसफार्मर से, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर, यानी कि कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पाथवे। इलेक्ट्रिक सर्किट एक वो रास्ता है इन विच करंट कैन फ्लो, जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि करंट है वो फ्लो कर सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कंसिस्ट करता है, स्विचिंग डिवाइसेस कंसिस्ट करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा दैट आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स। ये सब कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड किए जाते हैं। तो ये था हमारे पास कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करना है, न कि डिफाइन द करंट। अगर करंट डिफाइन करने के लिए आता तब हम सिर्फ करंट को डिफाइन करते, लेकिन अब यूनिट आया तो पहले आपको यूनिट बताना है करंट का कि क्या है और फिर आगे उसको डिफाइन करना है। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर चार्ज 1 कॉलम कर दिया जाए, हमें देखो एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कब होगा, इसका आंसर 1 कब आएगा, इक्वल कब आएगा 1 के, जब यहाँ पर भी 1 होगा और नीचे भी 1 होगा। यानी कि कुलाम भी 1 होगा और सेकंड भी 1 होगा। यानी कि चार्ज 1 कुलाम होगा और जो टाइम है वो 1 सेकंड होगा। तभी हम कहेंगे कि हमारा यूनिट ऑफ करंट यानी कि 1 एम्पियर डिफाइन हो जाएगा। तो हम करेंगे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। सबसे पहले यूनिट बताएंगे, फिर कहेंगे व्हेन 1 कॉलम चार्ज फ्लो थ्रो ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये है हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज। यानी कि एक कॉलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो आपको सभी को पता है चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो 1 कूलम जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टोटल चार्ज बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वो होता है। यानी कि Q इज़ इक्वल टू NE होता है, Q इज़ इक्वल टू NE। तो यहाँ से हमें E निकालना है, चार्ज हमें दिया हुआ है N निकालना है। तो N क्या होगा, ये होगा हमारे पास Q बाय E। Q आपके पास क्या होता है, टोटल चार्ज, और E आपके पास है एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि एलिमेंट जो हम ले रहे हैं, हम एलिमेंट क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उससे डिवाइड कर देना है। तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, और जो एलिमेंट्री चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम है, कूलम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज 6 इंटू 10⁻18। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 202 के ऊपर। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर दिए हुए हैं कि कितने पेज पे कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएगा। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। आपने एक डिवाइस का नाम लिखना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करने में मदद करता है, सहायता करता है। तो कौन कौन से हैं, सेल, बैटरी, पावर सप्लाई एक्सेट्रा हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये सभी जो हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट यू मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 1 वोल्ट। हम कैसे कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। वही 1 एम्पियर
वाला जो करंट की हमने डेफिनेशन लिखी थी, इसी तरह हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई क्यू। W इज़ वर्क डन, Q इज़ चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर 1V हमने बनाना है तो 1V कब बनेगा? जब W1 बनेगा, यानी कि 1 जूल, जाउल में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, जो वर्क डन की जो यूनिट होती है। और कुलाम हम चार्ज की यूनिट लिखते हैं, तो यानी कि जूल पर कुलाम। तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट कब बनेगा? जब ये दोनों 1 बनेंगे तभी आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 जूल वर्क होगा और 1 कुलाम चार्ज होगा। तो हम लिखेंगे कि ये 1 वोल्ट कब बनेगा? when 1 joule of work is required to move a charge 1 coulomb from one point to another, then it is said to be potential difference between 2 points is 1 volt। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें जो चार्ज लेके आना है, जो हमारे पास चार्ज है, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यही इसने लिखा है 1 पॉइंट टू अनदर, यानी कि 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लेके जा रहे हैं। किसको? अगर मैं कहूँ कि 1 कुलाम चार्ज को, अगर हम 1 कुलाम चार्ज को यहाँ पर लेके आते हैं तो उसके लिए मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस पोटेंशियल को 1 वोल्ट कहेंगे। तो पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। तो वही लिखा हुआ है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड, कि 1 जूल जो कार्य है वो चाहिए कब? टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कुलाम। तो 1 कुलाम चार्ज को मूव करवाने के लिए 1 जूल अगर हमें कार्य करना पड़ रहा है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट इज़ सेड टू बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 1 वोल्ट। तब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। आपके पास वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट की बैटरी, तो आपको ईच कुलाम यानी कि प्रत्येक कुलाम, 1 कुलाम आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी, तो आपको एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी? तो पोटेंशियल डिफरेंस में एनर्जी निकालनी है। एनर्जी एंड वर्क डन इज़ इक्वल टू, दोनों ही सेम होते हैं, एनर्जी एंड वर्क डन दे आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको अभी बताया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमें वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज हो जाएगा। तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल कितना है? 6 है और चार्ज कितना है? 1 कुलाम है, तो 6 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 209, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस कंडक्टर की किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? देखिए रेजिस्टेंस होती क्या है, ऑल ऑफ फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस एक अपोज होता है इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, ये आसानी से जा रहे हैं, बट इसके अंदर अगर कोई ना कोई ऐसा फोर्स एक्ट करेगा, एक ऐसा फोर्स एक्ट करेगा जो इसको अपोज करेगा, तो उस फोर्स को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इज़ अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, अपोज द इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स भी लिख सकते हैं। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में से। क्लियर? तो अब बात आती है कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स करने पड़ते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर्स या लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसको कहेंगे, वायर एक कंडक्टर ही है, तो एक कंडक्टर की लेंथ के ऊपर जितनी लंबाई, एक ये वायर है और एक ये वायर है, तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा हुआ, कौन सी लॉन्ग है? ये वाली। तो लॉन्ग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। क्लियर? आफ्टर दैट एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर किसी वायर का एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो एरिया बढ़ेगा। क्लियर? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक ये पतली वायर है और एक ये मोटी वायर है, और आपसे पूछा जाए, ये मोटी वायर है, आपसे पूछा जाए इनमें से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, तो एरिया किसका ज़्यादा हुआ? इसका ज़्यादा हुआ, इसका कम हुआ, ठीक है। तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कम, तो इसकी रेजिस्टेंस लो रहेगी और इसकी रेजिस्टेंस हाई रहेगी।
और अगर यहाँ से ये पूछा जाए कि करंट किसका ज़्यादा होगा, तो जिसकी लो रेजिस्टेंस होती है उसमें से करंट ज़्यादा जाता है, यहाँ पे हाई करंट जाएगा और यहाँ पर लो करंट जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी पतली वायर होती है, थिन वायर जिसको बोलेंगे, उसमें से करंट कम जाता है, रेजिस्टेंस उसकी हाई होती है। और जो थिक वायर होती है, मोटी तार, उसमें करंट क्या होता है, ज़्यादा जाता है और वो रेजिस्टेंस कम रखती है। क्लियर, तो एरिया के भी आ गया, लेंथ के भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब ये भी तो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। अब लोहे की तार है, सिल्वर की तार है, ठीक है, या किसी कॉपर की वायर है, ये वायर सभी अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हैं, तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि सभी में एक जैसा ही करंट जाएगा। ठीक है ना, तो ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना करंट जाएगा, और कितना करंट जाएगा ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से करंट कम जाएगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा जाएगा। तो सिल्वर की रेजिस्टेंस कम होती है तो उसमें से करंट ज़्यादा जाता है। तो इसका मतलब मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। आफ्टर दैट आता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर घटेगा। तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। क्लियर, तो एक तो था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो इसको इक्वल लेके आते हैं, तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और इस जो कांस्टेंट है इसका नाम होता है रो, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी ये मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, जैसे कॉपर के लिए अलग होगी, अलॉय के लिए अलग होगी, मेटल के लिए अलग होगी, किसी और मेटल के लिए अलग होगी। ठीक है, लोहे के लिए अलग होगी, ये सभी के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो अगर ये निकालना चाहें रो इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे RA बाई L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है उसकी रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ये आपका आ गया, ये क्वेश्चन था या। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैंने अभी बताया था लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है, R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसने कहा कि मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस सेम है, while the potential difference across two end of the component decrease to half of the former value। लेकिन जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो पहले थी उससे आधा हो जाता है। What change occur in current through it। तो करंट में क्या चेंजिंग आएगी, तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर, तो रेजिस्टेंस रिमेनिंग कांस्टेंट, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो R को हम चेंज नहीं करेंगे, अगर तो इसका मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ। क्लियर, अब इसने कहा दो एंड पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर दिया गया है, हाफ़ कर दिया गया है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ़ कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ़ हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो करंट ही बताना था हमने कि क्या होगा। ठीक है, तो करंट विल बी हाफ्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास। देखो, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू द करंट इज ऑल्सो बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 4th नंबर क्वेश्चन, why are the coils of electric twisters and electric iron made of an alloy rather than a pure metal। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रिक ट्विस्टर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपके ट्विस्टर्स वगैरह होते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं जैसे प्रेसेस वगैरह होती हैं, तो दीज आर मेड बाय अलॉय, ये मिश्र धातु की बनाई जाती हैं, ये प्योर मेटल की नहीं बनती हैं। हमने यही बताना है कि वो मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती हैं, ऐसा मिश्र धातु में क्या होता है जो प्योर मेटल मतलब जैसे तांबा है,
या लोहा है तो लोहे की न बनाकर लोहे के साथ कुछ मिलाकर वो बनाई जाती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ हाई। जो अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा। ठीक है, और हमें जो इलेक्ट्रिक ट्विस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयंस है ये गर्मी होते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ हायर देन प्योर मेटल। इट डज नॉट कोरोड ईजली, यानी कि इनको जल्दी से जंग भी नहीं लगता है। मोreover हाई टेम्परेचर द अलॉय डू नॉट मेल्ट रेडली। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अलॉय पिघलते नहीं है, लेकिन प्योर मेटल हाई टेम्परेचर पे पिघल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कॉइल्स ऑफ हीटिंग एप्लियंसेस सच एज इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। अगर हम इनको प्योर मेटल का बनाएंगे तो ये खुद ही पिघल जाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो अलॉय के बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूज़ द डाटा इन द टेबल 12.2 टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें से आपने नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑल ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग आयरन और मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में से कौन सा बेटर कंडक्टर है? बेटर कंडक्टर वो होता है जिसमें ईजिली करंट पास हो जाए। तो आपने रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है, देखो ये रेजिस्टिविटी की टेबल दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस पे। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें से करंट कम जाएगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें से करंट ज़्यादा जाएगा। तो आप टेबल में देखिए कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो हमें किस किस की बोला गया है? आयरन एंड मरकरी। आयरन ये रहा, इसकी रेजिस्टिविटी है 10 इंटू 10⁻⁻8। आफ्टर दैट मरकरी की रेजिस्टिविटी है 94.0 इंटू 10⁻⁻8। तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है? मरकरी की। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है वो बैड कंडक्टर होता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जाएगा। इट्स मीन्स आयरन इज़ बेटर कंडक्टर देन आयरन एंड मरकरी। आफ्टर दैट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर। सब में से कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है? कौन सा है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है? रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है? सिल्वर की। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ दिस। क्लियर। ये अलॉय की टेबल आगे दे रखी है, तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं ये उन्हीं के आंसर हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने 213 नंबर पेज का क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम। आपने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। आपको 3 सेल दिए गए हैं, 2 वोल्ट 5 ओहम 2 वोल्ट ईच, प्रत्येक में 2 वोल्ट का है, यानी कि 2 2 एंड 2, टोटल कितना हुआ? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का आपको बैटरी दिया हुआ है। ठीक है, टोटल। और 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड ए प्लग की, ये कनेक्ट किए गए हैं। कनेक्ट इन सीरीज़। तो ऑल ऑफ फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कैसे करते हैं। सीरीज में लगातार कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को, जैसे ये रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं 1 आफ्टर 1, जैसे R1, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, सीरीज में इस तरह से कंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है। तो ये आपने एक सिर्फ डायग्राम बनाना है इसका। तो ये डायग्राम आपको बनेगा, देखिए 5 ओम रजिस्टर दे रखा है, 8 ओम और 12 ओम। देखिए सीरीज में हम सीधा ही एक ही वायर्स के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं रजिस्टर्स की, तो सीरीज ऐसी बनेगी। और अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल बनेगा एक दूसरे के ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरह से ये सभी कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये डायग्राम आपने बनाना था। नेक्स्ट हमारे पास है रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सर्किट डायग्राम आपने देख लिया। उसमें क्या कहा? एमीटर टू मेज़र द करंट थ्रू द रजिस्टर। जो एमीटर है वो करंट नोट करता है, और वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 ओम रजिस्टर के साथ कनेक्टेड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए एमीटर कैसे जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर कनेक्ट इन सीरीज़, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऑलवेज, और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। एमीटर सीरीज में और जो आपका वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक है,
तो 12 वोल्ट के साथ आपने उसको ऐड करना है। तो सभी रजिस्टर्स किस में आपने बताना है कि व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग कैसे आएगी, एमीटर में कैसे ऐड करते हैं, सीरीज में, ठीक है। रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्टर हैं, रजिस्टर है, तो हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। 6 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है, 6 वोल्ट, ठीक है। ये आपको फर्स्ट डायग्राम में दे रखी है, देखिए आप यहाँ पर अगर बात करें 6 वोल्ट रेजिस्टेंस है, और ये जो रजिस्टर्स है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो रजिस्टर्स है ये आपको 5, 8 और 12 ओम सीरीज़ में दिए हुए हैं। तो सीरीज में आप सीधा ही ऐड करते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और जब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 8 और 5 13 और 12 25, तो 25 आ गया आपके पास। और ये बैटरी जो दे रखी है आपके पास 6 वोल्ट, तो आई क्या होता है, आई होता है, क्या होता है आई, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ से आई क्या होगा V बाय आर, तो क्या होगा V बाय आर। तो V कितना आपका 6 और R कितना है 25, तो 6/25 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। देखो ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया सीरीज में, तो 25 आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट ये डायग्राम दोबारा बना के दिखा दिया इसने, 25 आ गया, ठीक है। ये देखो मैंने अभी बताया था 6/25 आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से आप आई निकालोगे तो V बाई आर यानी कि 6/25, तो ये आ जाएगा 0.24 एम्पियर। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 12 जो ओम रजिस्टर है उसके साथ आपने क्या जोड़ रखा है, वोल्ट मीटर जोड़ रखा है। अब इलेक्ट्रिक करंट आपके पास आई आ चुका है आपके पास, ठीक है, और आपके पास आर आ चुका है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको आज आ चुकी हैं। अब हमने V निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगाइए। आई आपका 0.24 है और V आपके पास 12 वोल्ट है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.88 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आएगी। तो आपकी एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में रीडिंग नोट करनी थी, ये दोनों की आ चुकी है। नेक्स्ट हमारा है 2.16 नंबर पेज। इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, आपने जज करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगी। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1, 2 रजिस्टर हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 लेंगे। तो 1/R 1/1 प्लस 1/R2 10⁶, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस तरह से सॉल्व होगा, R1 इज इक्वल टू 1 ओम और R2 इज इक्वल टू 10⁶ ओम। 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶। जब इसको सॉल्व करोगे 10⁶ प्लस 1, अरे देखिए 10⁶ में अगर एक जोड़ दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 10⁶ ही लगभग रहेगा। तो 10⁶ ये अपोजिट कर दिया, 1/R की वैल्यू थी तो R की हो जाएगी 10⁶ ऊपर और नीचे भी 10⁶ हो जाएगी क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 ओम आपका आ जाएगा। उसके बाद सेकंड इसने क्या कहा, 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम को हमने ऐड करना है। तो सेम एज इट इज वही प्रोसीजर, 1/R1 1/R1 1/R2 1/R3 1/R के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 1 ओम है, 1/10⁻³ 1/10⁻6 10⁻6 एलसीएम आ जाएगा, 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1 इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10010, जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1001001 1, फिर आगे 0 ही 0 रहेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1 के आगे जो 0 हैं वो ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो ये भी 1 के इक्वल ही आएगा। सॉल्व कर लेना इसको, ईजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। 100 ओम आपके पास रेजिस्टेंस दे रखी है एक लैम्प की, और जो ट्विस्टर्स है आपके पास उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 50 ओम, और एक वाटर का फिल्टर है आपके पास उसकी है 500 ओम। ये सभी के सभी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल, और जो बैटरी है वो 220 वोल्ट दे रखी है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स दैट टेक्स एज सच करंट मच करंट एज 3 एप्लीसेंसीज एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट।
तो आपको क्या बताना है, व्हाट विद द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। अगर इसी सोर्स के साथ एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दी जाए, यानी कि एक प्रेस कनेक्ट कर दी जाए, तो वो कितना ज़्यादा करंट लेगा इन तीनों एप्लियंसेस से, और उसमें कितना करंट होगा ये भी आपने बताना है। तो गिवन क्या आपको 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम, और दीज आर कनेक्टेड पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 1/r करके। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर, इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर, तो 100 R1 100 है, ये 50 है, ये 500 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, देखो 500 LCM निकाल लोगे तो 16/500 आ जाएगा। R निकालोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 500/16 यानी कि 31.25 ओम। तो यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I हमें निकालना है, तो I क्या हो जाएगा V/R। तो 220 वोल्ट आपके पास V दे रखा है, और R आपको अभी निकाली है 31.25 ओम, तो आपके पास आ जाएगा 7.04 एम्पियर। हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन जो है आपके पास कितनी आएगी, 31.25 ओम, और करंट जो होगा वो 7.04 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक्स डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। तो आपने ये बताना है कि आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को दो तरीक़ों से जोड़ते हैं, एक सीरीज़ में जोड़ते हैं और एक पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अब फ़ायदा बताना है आपने कि किसके अंदर कौन सा फ़ायदा है जोड़ने का। पैरेलल में जोड़ें तो क्या फ़ायदा है, सीरीज़ में जोड़ें तो क्या नुकसान है, ये चीज़ें आपने बतानी है। तो एडवांटेजेस आपने बतानी है। इन द पैरेलल देयर आर नो डिवीज़न ऑफ वोल्टेज अमंग द एप्लियंसेस। देखिए, जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो किसी प्रकार का कोई डिवीज़न नहीं होता वोल्टेज में। जितनी वोल्टेज आपकी 220 आ रही है तो 220 ही हर एप्लियंसेस को जाएगी, ठीक है, पैरेलल में जब ऐड करेंगे। उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एप्लियंसेस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस इन पैरेलल। अगर करंट उतना ही रह रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि करंट ज़्यादा जा रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वो कम जाएगी। लेकिन अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में जैसे हम यहाँ पे मैं एक ऐड करके बताता हूँ आपको। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आया, ठीक है, कुछ करंट इसने इस एप्लियंसेस ने लिया तो ये करंट थोड़ा रिड्यूस हो गया। यहाँ पर जो सेकंड एप्लियंसेस है उसने लिया तो थोड़ा और रिड्यूस हो गया। यहाँ पर थर्ड है उसने लिया और रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर क्या पहुँचा, इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होकर पहुँचा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ है, सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है। तो सीरीज़ में जो है करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लेकिन पैरेलल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे तरीके से इसको कर लेना। और इसमें कुछ और एडवांटेजेस भी हैं, जैसे जो अगर हम एक स्विच ऑन करते हैं सीरीज में अगर कनेक्टेड हो, तो एक स्विच ऑन करने के बाद ऑल फैंस या ऑल जो आपका सर्किट है सभी के सभी ऑन हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल के अंदर अगर जो भी आपने ऑन करना है वही ऑन होगा। तो इसका मतलब डोमेस्टिक सर्किट किस में जोड़ा जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट है वो किसके अंदर जोड़े गए हैं, तो आप लिखोगे पैरेलल के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम उनको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक चलाना है तो सभी चलेंगे, तो हमें एक चलाना है तो एक ही चलेगा। तो इस तरह से अगर हमें करना है तो वो यूज़ होगा किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। आपने टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस बनानी है, जैसे मर्जी कनेक्ट कीजिए, चाहे 2 को सीरीज में 1 को पैरेलल, 1 को सीरीज में 2 को पैरेलल, या सभी को सीरीज में या सभी को पैरेलल, किसी तरह से भी ऐड करो। आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। इसी तरह इसका आंसर 1 ओम आना चाहिए। चलिए देखते हैं किसको किस में जोड़ते हैं। टू गेट टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, कनेक्ट 3 ओम एंड 6 ओम को हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल। पैरेलल में कैसे, 1/3 प्लस 1/6 ऐसे ऐड करेंगे। 6 एलसीएम आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2 + 1, 3/6। तो 3/6 का क्या बनेगा, 1/2, यानी कि आप दोनों से क्या बना बैठे, 1/2 बना लिया आपने।
और प्लस में इसको सीरीज में जोड़ते हैं डायरेक्टली। ये 1/2 बना है ना, तो 1/2 बना है 1/r, तो r क्या बनेगा 2 बनेगा। और 2 को आगे 2 आपका किस में जोड़ दिया सीरीज में, तो 2 + 2 कितना बन गया 4, तो बन गया ना 4 ओम। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। देखिए इस तरह से ये दोनों को आपने किस में जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये आपने सीरीज में जोड़ दिया। तो जब इन दोनों को जोड़ा तो 1/3 और 1/3 जैसे मैंने अभी बताया था 1/2 आ जाएगा 1/6 से अगर करेंगे तो उसके बाद 1/2 को हम अपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ओम, और फिर इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो आ गया आंसर 4 ओम। तो आपको यही बोला गया था कि किसी तरह से भी इसको ऐड कर दीजिए, तो आपने 4 ओम बनाना है। सेकंड इसने बोला था, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था, 1 ओम आपने इस तरह से बनाना है, किसी मर्जी तरीके से ऐड कीजिए 1 ओम बनेगा, ठीक है। तो 1 ओम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास 2 ओम 3 ओम और 6 ओम है, तो सभी को किस में ऐड कर देंगे पैरेलल ऐड कर देंगे। जब इसको पैरेलल ऐड करेंगे तो 2 3 और 6 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/3 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 1 आ गया, तो सभी को ऐड करेंगे 6/6 1 आ गया। तो इस तरह से आपका ये 1 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। क्लियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक के एनसीईआरटी बुक में से थे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस के अंदर या कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर भेज देना। थैंक यू वेरी मच।